हेलो दोस्तों, मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आपसे कि आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दोस्तों शेयर भी करना ना भूलें। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12 का लेकर के प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में दोस्तों मैं आपको मोलैरिटी तक बता चुका था। मोलैरिटी क्या होता है दोस्तों, मैंने मोलैरिटी आपको पहले लेक्चर में पूरा कंप्लीट है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप उसको भी देखना। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता क्या है दोस्तों, ये भी एक इसी तरीके की टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे हमने मोलैरिटी निकाली थी उसी तरीके से जस्ट इसका भी फॉर्मूला बन के आता है। देखो, द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब है कि सॉल्यूट का जो मास है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में होगा और वॉल्यूम लीटर में होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। तो एस बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्तों, एस बराबर मास को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू इन वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, एक ही बात होती है। और दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में वीएल से डिनोट कर दिया है। ये दोस्तों आपका हो गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। दोस्तों, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में आपस में एक संबंध होता है। अब हम उस संबंध को जानने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपका ये नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। दोस्तों, मोलैरिटी आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपकी जानकारी के लिए फिर से फॉर्मूला लिख के रखा है। तो दोस्तों, मोलैरिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ये एम नॉट डिनोट करता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्तों, मोलैरिटी का फॉर्मूला अब यहाँ से देखो, एस बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन वी एल। दोस्तों, यहाँ भी डब्ल्यू अपॉन वी एल आपको नजर आ रहा है। इसकी वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, तो मोलैरिटी बराबर ये दोस्तों एस के बराबर था, एस अपॉन एम नॉट। एम नॉट दोस्तों, एम नॉट दर्शाता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोस्तों, यहां से रिलेशन बन गया, सीधा सीधा फॉर्मूला बन करके आएगा। दोस्तों, ये फॉर्मूला दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है। डायरेक्ट रिलेशन से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी आपको मोलैरिटी दी हुई है, मोलर मास भी दिया हुआ है और स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं, सीधा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करिए और आपका सवाल हो जाएगा। दोस्तों, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है दोस्तों, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये होता क्या है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स of the solute present in per liter volume of the solution। दोस्तों, समझने की बोलना, ये सोच कोशिश करना, ये जो इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट, इसकी कैलकुलेशन अभी हम करेंगे, ये फॉर्मूले में यूज होगा। तो देखो दोस्तों, n से इसको डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं n बराबर इक्यू अपॉन वी एल। ये डिनोट किया मैंने इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैंने इक्यू से डिनोट किया दोस्तों, और वी एल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिनोट कर रहा है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब दोस्तों, अब बात आती है कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है। हमें इसकी भी नहीं पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता क्या है, लेकिन आइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब होता क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। दोस्तों,
ये तो इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे हमें। लेकिन अब एक और टॉपिक आ गया, यानी कि इक्विवेलेंट मास। अब ये क्या होता है, तो पहले EQ इक्वल्स टू W/EM। EM मैंने डिनोट किया है इक्विवेलेंट मास को दोस्तों। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ EQ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और मॉडिफाई होकर के आ गया W/EM इंटू VL। ये आपका समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब दोस्तों क्या होगा, अब हमें इक्विवेलेंट मास की नहीं पता है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर। समझने की कोशिश करना दोस्तों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये तो आप इजीली जानते हैं, अपॉन n फैक्टर। अब आप कहोगे ये n फैक्टर कहाँ से आ गया, इसकी भी आगे फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी फॉर्मूला आपका मॉडिफाई होता जा रहा है नॉर्मेलिटी का, तो अब EM इक्वल्स टू m0 अपॉन n फैक्टर। m0 दोस्तों मोलर मास होता है, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन के आ गया है। अब क्या होगा दोस्तों, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट मास इन इक्वेशन 3 देन वी गेट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला दोस्तों और मॉडिफाई होकर के हमारे पास आ जाता है वेट यानी W/m0 इंटू VL इंटू n फैक्टर। दोस्तों अब ये n फैक्टर क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक वही होगा हमारा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। तो दोस्तों n फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब ये देखना है हमें। अभी हम नॉर्मेलिटी के लिए हमारा लास्ट टॉपिक जो था, फॉर्मूले में जो यूज हो रहा था n फैक्टर, उसकी कैलकुलेशन के लिए ये पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए देखो, अब n फैक्टर के लिए स्पेशल केस होते हैं। जैसे कि एक केस होगा एसिड के लिए n फैक्टर क्या होगा, बेस के लिए n फैक्टर क्या होगा, सॉल्ट के लिए s फैक्टर क्या होगा। और दोस्तों एक केस होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में भी n फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों अब हम वन बाय वन इनको हम जो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इन केस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के केस में n फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप जैसी बात है, आप जानते हैं कि एसिड है, तो एसिड को अगर हम एक्वस फॉर्म में लेकर के आए तो सीधी सी बात है वो अपने H+ आयन देगा। तो इसका मतलब कहने का यही है, द नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय द एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड n फैक्टर। दोस्तों अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया HCl एक एसिड है, आप भी जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। तो अब इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में लेकर के हम आए तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। दोस्तों हमें H+ आयन देखने, इसमें एसिड के केस में H+ आयन देखने होते हैं। तो हमने देखा कि इसमें जो H आयन है, H+ आयन है, उसकी यानी नंबर ऑफ H+ आयन 1। इसका मतलब हमारा n फैक्टर कितना निकल गया है दोस्तों, 1। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया इसी के लिए H2SO4, इसको एक्वस फॉर्म में लेकर के आए हमें, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H आयन में, 2H आयन हो जाएंगे प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम, इसमें H+ आयनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब हमारा n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों ये हो गई हमारे एसिड के केस में। अब हमें कैलकुलेट करना है बेस के केस में, वो कैसे होगा देखो, इन केस ऑफ बेस। तो दोस्तों बेस आप जानते हैं क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस होते हैं। ये तो हम 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, एसिड बेस वगैरह जो है, HN देते हैं वो एसिड है और जो HN देते हैं वो बेस हैं, सॉल्ट भी जो है। तो इसमें अब बेस के केस में क्या होगा कि द नंबर ऑफ OH आयन गिवन बाय द बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड n फैक्टर। दोस्तों इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जब एक्वस फॉर्म में आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो दोस्तों ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ प्लस OH नेगेटिव। अब नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं दोस्तों, 1 है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, 1। दोस्तों
नेक्स्ट एग्जांपल हमने इसी का लिया, बेस के केस में एक और एग्जांपल है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। दोस्तों इसको जब एक्वा सॉल्यूशन में हमने लेकर के आए तो ये भी ब्रेक डाउन हो गया और Ca2 पॉजिटिव हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH आयन नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें OH आयन की काउंटिंग कितनी है दोस्तों, 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट केस है इन केस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के केस में दोस्तों क्या होता है देख लीजिए, इसमें H और OH की कोई बात नहीं होती है दोस्तों, इसमें बात होती है चार्ज की। इसमें हम मैग्नीट्यूड देखते हैं दोस्तों चार्ज का, तो आइए कैसे देखते हैं। इसमें देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसी एक चार्ज को हम ले सकते हैं, या तो पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, और उसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने इसके लिए आपके लिए एग्जांपल लिया Na2CO3। दोस्तों इसमें ये जो Na है, Na पर 1 प्लस चार्ज होता है, और इसमें Na कितने हैं हमारे, सोडियम कितने हैं, 2 एटम है, यानी 2 प्लस, यानी 1 पर 1 है तो 2 पर 2 आ जाएगा। CO3 पर दोस्तों 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब टोटल 2 प्लस भी है 2 नेगेटिव भी है। अब मैंने पहले ही आपको क्या बताया था, इसके केस में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दोस्तों इसमें चाहे तो आप पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, एन की वैल्यू जो आपके आने वाली है वो 2 ही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने इसी के लिए NaCl, कॉमन सॉल्ट है ये आप जानते हैं, NaCl बहुत यूज होता है। तो NaCl को देखते हैं हम, सोडियम +1 होता है, Cl -1 होता है। दोस्तों मैग्नीट्यूड तो 1 है, प्लस भी 1 है माइनस भी 1 है, और किसी एक को हमें लेना है तो n की वैल्यू 1 हो गई। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस। इसमें n फैक्टर हमारा क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए। Al2 है और एक एल्यू में हमारा कितना चार्ज देता है, 3 प्लस चार्ज होता है हमारे एक एल्यूमिनियम पर, तो 2 एल्यूमिनियम पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 3 यानी कि 6 प्लस हो जाएगा। अब SO4 की बात करते हैं, तो एक SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और SO4 के कितने एटम है हमारे पास, 3 है। दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, टोटल -6 आ जाएगा। इसका मतलब +6 -6 कोई एक लेना है हमें, तो इसका जो n फैक्टर है वो 6 निकल के आएगा। अब दोस्तों एक केस और बचा है, जिसको जैसे कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया था कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया था इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या देखना है, देखो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होना, दूसरे को रिड्यूस करना, इस तरीके से होता है इसमें। जैसे कि बेसिकली एक एग्जांपल हमारे पास है KMnO4 का, जो कि टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है ना। आप इसके जो है प्रैक्टिकल बेस से हम टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, तो KMnO4 बेसिकली हम यूज करते हैं इसके लिए, क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब देखो दोस्तों, इसमें हम स्टडी कैसे करेंगे, तो जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में हम ले रहे हैं, किसमें, एसिडिक मीडियम में जब हमने KMnO4 को लिया, तो देखो ये Mn2 पॉजिटिव में पहुंच जाता है, जो मैग्नीज है वो। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, ये इसका ऊपर -2 होता है, 4 है तो -8 हो जाएगा, K+1 होता है। अब ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, इसका मतलब Mn यहाँ पर कितना है, +7 है। अब दोस्तों +7 से वो +2 में जा रहा है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज जा रहा है। तो हमारा जो n फैक्टर है वो कितना निकल के आ गया, 5। यही करना है दोस्तों में, और कुछ नहीं करना है। अब हम बेसिक मीडियम की जब बात करते हैं, तो KMnO4 को बेसिक मीडियम में जब हम लाते हैं,
तो K2MnO4 में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ तो ये +7 में था, यहाँ पर देखो कितने में हो जाएगा, ये है तो ये +2 हो जाएगा, K पर 1 होता है, ये 2 है तो +2 हो जाएगा, O पर होता है -2, 4 है तो -8 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बचेगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो 6+ बच जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना बच जाएगा, 6+ बच जाएगा दोस्तों। 6+ यहाँ बच गया, यहाँ पे था कितने में, 7 में, और यहाँ पर पहुंच गया 6 में। कितने का चेंज आया दोस्तों, 7 से 6 में, 1 का। इसका मतलब n फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 1। दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूट्रल केस में। न्यूट्रल केस में क्या होगा, KMnO4 से हमारा MnO2 में पहुंच जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो 7 में है हमारा मैग्नीज, यहाँ पर कितने में होगा, 2 है, -4, तो कितने में आ गया दोस्तों, ये +4 में। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो +7 से +4 में कितना चेंजेस आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो n फैक्टर हमारा कितना निकल के आया, 3। अब फाइनली हम पहुंचेंगे अपने नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पर। तो दोस्तों नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, हमने ये फॉर्मूला अभी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, लिख चुके हैं सब, EQ/KVL W/AM/VL, यानी कि कंप्लीटली हमारा जो फॉर्मूला बन करके आ जाएगा वो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, देखो ये W/m0/VL, ये जो है ना, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ये मोलैरिटी है, क्या है, मोलैरिटी है, तो ये मोलैरिटी इंटू n फैक्टर बन गया। तो इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन के आया। अब क्या होगा, देखो नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर इक्वल्स टू, मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू n फैक्टर। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बोथ केसेस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एक रिलेशन मिल के आया है कि इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंस नंबर्स जो निकल के आएंगे वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर। दोस्तों नोट करिए, इससे आगे हमारा जो कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं अभी इसी में टेम्परेचर डिपेंडेंट में, जैसे कि फॉर्मेलिटी है। दोस्तों अभी फॉर्मेलिटी की स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम। आज के लिए यही इतना समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में।